जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। डियर स्टूडेंट, कल हम लोगों ने वर्क डन के बारे में जाना था और 4 टाइप्स में जाना था कि जब आप फोर्स को क्या करें, ऐसे लगाएं तो फिर उसमें आपका जो वर्क डन कितना होगा। फिर आप अगर फोर्स को ऐसे लगाएं तो फिर वर्क डन में क्या चेंजिंग हो जाएगा। अब देखिए हमारे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा मैं अगर बात करूं कि ये आपके पास में एक बॉडी है, ठीक है, ये आपके पास में क्या है, बॉडी है। इस बॉडी में हमारे प्रिय छात्रों, अगर आपने ऐसे लगाया फोर्स, ऐसे लगाया फोर्स, मान के चलिए ये F1 फोर्स लगाया, फिर आपने क्या किया, फोर्स को थोड़ा सा ऑब्लिक्यूली कर दिया, इस तरह से लगाया, और यहाँ पर सेम वही F1 वाला फोर्स है लेकिन इसका डायरेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। और फिर अगर आपने क्या किया, फिर यहाँ पर इसी फोर्स को थोड़ा सा ऐसे कर दिया। फिर एक टाइम ऐसा आया था जब आपने फोर्स को ऐसे लगाया था, तो यहाँ पर भी आप F1 ही फोर्स लगा रहे हैं, या ऐसे बोलिए आप, यहाँ पर F1 फोर्स है, ये F2 है, ये F3 है और ये F4 है। यहाँ पर मान के चलिए आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर भी आप 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ पर भी आप 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ पर भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं। तो हमारे डियर स्टूडेंट, आप बताइए इसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू F1 का होगा या F2 का होगा या F3 का होगा या F4 का होगा। तो हमारे डियर स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगा वो F1 का वैल्यू होगा। मीन्स F1 का वैल्यू इन चारों फोर्स में से सबसे ज़्यादा किसका होगा, नहीं बल्कि जब आप F1 फोर्स लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा वर्क डन कहाँ होगा, तो सबसे ज़्यादा वर्क डन ये F1 जहाँ पर आपने लगाया। फिर इससे कम वर्क डन कहाँ होगा, F2। मतलब यहाँ पर F2 और F1 में अगर आप क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो ज़्यादा वर्क डन कहाँ होगा, तो जिधर से जैसे आपने यहाँ पर जो फोर्स लगाया, फिर इसमें और इसमें अगर कंपैरिजन करें तो F3 से ग्रेटर हो जाएगा हमारा F2। मतलब यहाँ पर जो वर्क डन होगा, इसको आप F नहीं लिखिए, आप इसको जो है लिखें ऐसे, जैसे देखिए आप यहाँ पर लिखें कि जब आप F1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ W1 फोर्स हो रहा है, W1 वर्क डन हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, W2 वर्क डन हो रहा है, यहाँ पर W3 वर्क डन हो रहा है, और यहाँ पर W4 वर्क डन हो रहा है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो वर्क डन हो रहा है वो W1 वाला हो रहा है। और इसमें किसमें, इसमें और इसमें अगर कंपेरिजन करें तो W1 ज़्यादा वर्क डन हो रहा है किसके, W2 के कंपैरिजन में। फिर इसका कंपैरिजन करें तो W3, और सबसे कम नेग्लिजिबल जो फोर्स होता है वो इस तरीके से यहाँ पर लगेगा। मतलब सबसे कम वर्क डन कहाँ होगा हमारे डियर स्टूडेंट, तो W4 पर, जब आप ऐसे करके डायरेक्ट परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए कल जो मैंने बताया था कि वर्क डन का जो ये F cos थीटा इंटू डी, या यहाँ पर डी के बदले में हमने रखा था S। अब यहाँ पर जो ये थीटा है तो ये एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन, एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखिए आपने क्या किया, यहाँ पर ये आपके पास में ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। अब आपने ऐसे करके फोर्स लगाया तो ये बॉडी जो है इधर डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ पर इसको पीछे करते हुए अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हुआ और फोर्स का डायरेक्शन ये हुआ, तो दोनों के बिटवीन में जो एंगल बनेगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे हमारे डियर स्टूडेंट, तो इसको कहेंगे थीटा। तो ये थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आता है कि ये जो हमारा वर्क डन है, क्या अगर मैं यहाँ पर बात करूं वर्क डन के बारे में, जैसे हमारा जो ये वर्क डन है, अब ये वर्क डन जो है वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है।
स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए, जब कभी आप किसी भी वर्क को करते हैं तो क्या कभी कहते हैं कि 10 जूल का वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट या 10 जूल का वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। डायरेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं कि 10 जूल का वर्क डन हुआ है या 50 जूल का वर्क डन हुआ है। मींस यहां पर डायरेक्शन का कोई भी बात नहीं आता है। तो इसलिए जब डायरेक्शन का बात ही नहीं हुआ, मींस यहां पर अगर आप लिख रहे हैं 10 जूल, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ओनली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए जिसमें कि डायरेक्शन ना हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग क्या जानते हैं? तो वो स्केलर क्वांटिटी होता है। मींस हमारा डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा? वर्क डन जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अब हम लोग जो बात करेंगे एनर्जी के बारे में बात करेंगे। एनर्जी को जानने से पहले एक चीज और आता है क्या? तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब यहां पर बात करेंगे, जैसे मान के चलिए आपके पास में ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ये आपके पास में ऑब्जेक्ट है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आपने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया। मीन्स आपने जो इसको क्या किया, कितना हाइट तक उठाया? तो ये हाइट है आपका h, आपने इसको क्या किया? h हाइट तक उठा दिया। अब यहां पर एक चीज आती है, जैसे सपोज करिए कि ये हमारा क्या है? अर्थ है। इस अर्थ पे ये वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस अर्थ पे ये क्या है? ये वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि नीचे की तरफ होगा। किधर? इधर नीचे की तरफ होगा। किधर? इधर नीचे की तरफ होगा, जो कि क्या होगा? mg होगा। क्या होगा? तो ये हमारा mg मीन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो काम कर रहा है, इतना कर रहा है। मीन्स इस बॉडी का जो मास होगा उसमें अगर आप क्या कर दें, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो मीन्स g को अगर आप मल्टीप्लाई कर दे तो इसका वेट निकल जाएगा। मीन्स ये वाला फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा है। अगर आपको ये वाला ऑब्जेक्ट को उठाना है, इस वाले ऑब्जेक्ट को उठाना है h हाइट तक, तो आपको कितना फोर्स लगाना होगा? तो आपको जो फोर्स लगाना होगा इस mg के बराबर फोर्स लगाना होगा। कितना फोर्स लगाना होगा? तो mg के बराबर। मीन्स इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां पर लाने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना होगा? तो ये mg फोर्स लगाना होगा। अब देखिए यहां पर आपने कितना हाइट तक उठाया है? h वाले हाइट तक उठाया। तो मीन्स इस ऑब्जेक्ट को यहां से A पोजीशन से B पोजीशन तक ले जाने में कुछ ना कुछ तो वर्क डन हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो वर्क हुआ होगा ना। तो कितना वर्क हुआ होगा? तो देखिए W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू S, ये हुआ। अब F का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखिए F किसके बराबर है? mg के बराबर है। तो मीन्स आप यहां पर लिखेंगे mg। और कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक का? तो ये हमारा जो डिस्टेंस है h, मीन्स कितने डिस्टेंस तक उठाया गया है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, h डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा कि अगर कोई भी बॉडी को आप क्या करते हैं, अर्थ अगेंस्ट ग्रेविटी उसको ऊपर उठाते हैं, तो उस पर जो वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? mgh होगा। अब इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है उसको आप अपने बुक से देखकर बना सकते हैं। अब आगे जो हम लोग चलेंगे एनर्जी के बारे में जानेंगे। अब देखिए एनर्जी का सीधा संबंध किससे होता है? जैसे आप वर्क डन कर रहे हैं, आप कोई भी वर्क को कर रहे हैं, तो आप किसी भी वर्क को कब कर सकते हैं? जब आपके बॉडी में एनर्जी होगा। क्या होगा? आपके बॉडी में जब एनर्जी होगा। अब एनर्जी का मतलब क्या हो गया? तो ये एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब वर्क करने का जो एबिलिटी है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो एनर्जी कहेंगे। मीन्स अगर आपके बॉडी में क्या है? एबिलिटी है वर्क करने का, तभी आपके द्वारा क्या हो सकता है? तो वर्क डन हो सकता है। और एबिलिटी टू डू वर्क को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या? तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे के ई, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं E
के दे के, मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब इस फॉर्मूला को समझने का प्रयास करिए। अब देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर इस फॉर्मूला से एक बात निकल कर आता है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास का। मीन्स जितना ज़्यादा जिस बॉडी का मास उतना ही ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर समझिए कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है, इसको मतलब काइनेटिक एनर्जी कहते किसको हैं। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है, तो मूव कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। मीन्स उसका मूविंग वाला जो प्रॉपर्टी है उसके कारण उस वाले बॉडी में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। जैसे देखिए कि ये वाला बॉडी है आपके पास में, ये बॉडी मूव कर रहा है, तो ये बॉडी का मूव करने का पीछे का कारण क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी। मीन्स इसमें काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए ये बॉडी क्या कर रहा है, तो मूव कर रहा है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं दिस बॉडी मूव बिकॉज इट कंसिस्ट काइनेटिक एनर्जी। मीन्स ये बॉडी मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला दिया जाता है वो हाफ mv²। ठीक है। अब जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास, उस बॉडी में उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका बॉडी का मास बढ़ाएंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर कोई बॉडी है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, कि उसका काइनेटिक एनर्जी आप अगर बढ़ा रहे हैं तो मतलब उसका मास भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए अगर काइनेटिक एनर्जी को आप क्या कर रहे हैं v², इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास में, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड को, उस ऑब्जेक्ट के स्पीड को अगर आप दोगुना कर रहे हैं, मीन्स 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा, तो 4 टाइम्स बढ़ेगा। कैसे, यहाँ पर 2 का वैल्यू अगर आप रख दें, 2 टाइम्स कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारे डियर स्टूडेंट 4 हो जाएगा। अब देखिए आप क्या किए, इसको बढ़ाकर कितना कर दिए, 3 टाइम्स कर दिए। क्या स्पीड को बढ़ाकर आपने 3 टाइम्स कर दिया, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 9 टाइम्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे देखिए अगर ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है v स्पीड से चल रहा है, और इसी ही ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी को या स्पीड को आपने 3 टाइम्स बढ़ा दिया, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजिंग होगा, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो 9 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप क्या करते हैं, इस बॉडी का स्पीड को हाफ कर देते हैं, इस बॉडी को क्या करते हैं, स्पीड को हाफ कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स से डिक्रीज कर जाएगा। क्या, अगर ये जैसे मान के चलिए आपके पास में ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है v स्पीड से, अब इसके स्पीड को आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो इसके काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजिंग होगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो कितने टाइम से डिक्रीज करेगा, तो 1/4 टाइम से डिक्रीज करेगा। अब यहां पर हम लोग समझेंगे ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग निकालने का देखेंगे कि कैसे निकलता है। मीन्स अब हम लोग जो जानने का प्रयास करेंगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ये डायरेक्ट बोलिए आप, काइनेटिक एनर्जी का जो ये फॉर्मूला होता है ये होता है हाफ mv²। अब ये कैसे बनता है ये फॉर्मूला, जैसे देखिए यहाँ पर मान के चलिए ये आपके पास में ग्राउंड है, यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास हम लोग ले लेते हैं m है, और यहाँ पर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, स्थिर है। ये वाला ऑब्जेक्ट क्या है, मूव नहीं कर रहा है, बल्कि ये क्या है, तो स्थिर है, रेस्ट में है, तो इसलिए इसका जो इनिशियल स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब आपने क्या किया, इस पर F फोर्स लगाया, क्या लगाया, तो F फोर्स आपने लगाया। तो F फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है इतना डिस्टेंस कवर किया और इसमें V स्पीड हो गया। अब m जितना था m उतना ही रहेगा, m जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन अब स्पीड क्या हो गया, v हो गया, और ये जो डिस्टेंस कवर किया है ये s वाला डिस्टेंस कवर किया है। तो हमारे डियर स्टूडेंट अब बताइए
जब ये वाला बॉडी क्या था, रेस्ट में था, जब आपने इस पर फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने के साथ ही ये बॉडी क्या हुआ, कुछ डिस्टेंस से मूव किया। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो कितना वर्क होगा, F इंटू एस वाला वर्क होगा। अब हमारे डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि F इक्वल टू mg होता है। अब इस F का जो वैल्यू है यहाँ पर रख दीजिए, मीन्स आपका हो गया F इक्वल टू mgs हो गया। अब देखिए यहाँ पर mgs नहीं बल्कि यहाँ पर ma रखिए, आप क्या ma रखिए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका a हो गया। अब हमारे डियर स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा मोशन का 3 फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला होता है। तो उसमें से कौन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि होता है ना s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इनमें से किस फॉर्मूला का आप यूज करिएगा। तो आइए देखिए हम लोग जो यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्यों, देखिए यहाँ पर आपका v है, क्या यहाँ पर v है, तो देख लीजिए यहाँ पर v है, u है तो यहाँ पर भी u है। अब यहाँ पर a नहीं है तो a हम लोगों को निकालना है। s क्या, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो a है इसका वैल्यू निकालना है। अब s है क्या, डिस्टेंस कवर्ड, हाँ बिल्कुल यहाँ पर s है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए आपका जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है, 0 है, मीन्स v स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 0 स्क्वायर प्लस 2as। अब इस as का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्या देखिए as, अब ये 0 तो 0 हो गया, मीन्स v स्क्वायर बाई 2 हो गया, as इक्वल टू, अब इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। अब यहाँ से इस as का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या करेंगे, देखिए w इक्वल टू हमारा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हैmas, तो as का वैल्यू क्या है, देख लीजिए v स्क्वायर बाई 2, मीन्स यहाँ पर हो गया v स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर इसको अगर आप कल अलग करेंगे m v स्क्वायर इंटू हाफ, मीन्स ये हो गया हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए अगर मैंने आपको बोला था कि जब आप क्या करेंगे, वर्क करेंगे, मीन्स उस कोई ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका जो वर्क किसके बराबर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। मीन्स काइनेटिक एनर्जी होगा जो कि बॉडी मूव करेगा। जैसे कि देखिए ये बॉडी क्या कर रहा है, तो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये बॉडी मूव कर रहा है तो मतलब इस पर वर्क भी हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो कितना वर्क डन हो रहा है, जितना इस पर फोर्स लगाया गया है। तो ठीक है, तो जितना इस पर फोर्स लगाया गया, तो इसलिए ये जो हमारा वर्क डन है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, मीन्स हाफ mv स्क्वायर। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है मूव कर रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। और आपने क्या किया था, इस पर फोर्स लगाया था, देखिए यहाँ पर आपने क्या किया था, फोर्स लगाया था। इस फोर्स लगाने के कारण इसमें क्या हो रहा था, तो वर्क डन हो रहा था। मतलब ये वर्क डन जब इस पर हो रहा था, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। तो उस मूविंग कंडीशन में ये जो मूव कर रहा था, क्यों मूव कर रहा था, इसलिए क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी था। मतलब वर्क डन, और वर्क डन को हम लोग यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, पता चल गया किसका, तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले, जिसको कि हम लोग रिलेशन बिटवीन, क्या, तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग जानेंगे क्या, तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, क्या, तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग P से लिखते हैं, P से डिनोट करते हैं। अब देखिए P का मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये m भी आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो मोमेंटम होता है, जैसे मान के चलिए आपके पास में ये वाला ऑब्जेक्ट है, इस वाले ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जब मूव कर रहा है, मास है, तो मतलब कुछ ना कुछ इसमें वेलोसिटी होगा। तो इस ऑब्जेक्ट में जो मास है और इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, दोनों को अगर हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, मोमेंटम होता है। जैसे मान के चलिए अगर आपको कोई थप्पड़ लगा रहा है तो उस थप्पड़ में क्या है, मास है, और ये थप्पड़ देखिए कुछ ना कुछ स्पीड होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो मतलब कुछ ना कुछ इसमें मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। मीन्स m को, मास को अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाता है, मोमेंटम हो जाता है। सीधा सा बात है कि अगर आपके पास में कोई
ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है और उसमें कोई वेलोसिटी है, तो उस मास को उस वेलोसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा मोमेंटम। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग, एक m को यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक m को यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ इस m को यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2m। अब देखिए m इंटू m हो जाएगा हमारा m² v²। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ 1/2m m v का स्क्वायर, मीन्स आप यहाँ पर मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 1/2m इंटू एम भी। देखिए एम भी का फॉर्मूला क्या होता है, p होता है, तो मीन्स यहाँ पर ये हो जाएगा p²। कहने का सीधा सा मतलब हो गया कि अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा तो वो p²/2m, p²/2m। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है आपको न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी मदद करेगा। तो नेक्स्ट वाला पर चलते हैं हम लोग, क्या, तो वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या, तो वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसे देखिए आपके पास में यहां पर एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ये वाला ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m ले लेते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, मीन्स यहाँ पर इसमें इनिशियल स्पीड ये u है। अब इस पे आपने क्या कर दिया, फोर्स लगाया। अब देखिए ये मूविंग ऑब्जेक्ट है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा, मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो होगा k1 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इधर से फोर्स अप्लाई कर दिया, तो मतलब इसका स्पीड क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। इसका स्पीड क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। तो कितने से बढ़ जाएगा, देखिए m तो वही रहेगा लेकिन इसका स्पीड क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इसका स्पीड क्या हो जाएगा, u से बदलकर v हो जाएगा। और जब स्पीड बढ़ गया तो मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका जो हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे, अब जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था तो मतलब इसमें क्या था, वर्क हो रहा था, तो जो वर्क हो रहा था वो कितना हो रहा था, F × S, ये वाला वर्क हो रहा था। अब देखिए हम लोग जानते हैं ये MAS, क्योंकि हम लोग जानते हैं F का फॉर्मूला क्या होता है, m ही होता है। अब हमारे डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हम लोग जो फिर से वही वाला फॉर्मूला बैठाएंगे, क्या, v² - u² = 2as। अब ये वाला क्यों एक्सप्रेशन बैठाएंगे आप लोगों को पता है। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, ये जो as है इसका वैल्यू निकाल लेना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे as का, तो ये हो जाएगा v² - u² / 2 = as। अब इस इक्वेशन 1 में इस as का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, w = हो जाएगा m × v² - u² / 2। तो ये हो जाएगा हमारा mv² - mu² / 2। अगर आप इस एक्सप्रेशन को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए w = हो जाएगा mv² / 2 - mu² / 2, मीन्स यहाँ पर हो गया ये हाफ mv² - हाफ mu²। मीन्स यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है हमारा डियर स्टूडेंट, वो कितना हो रहा है, तो जो यहाँ पर जो भी आपका काइनेटिक एनर्जी है, क्या यहाँ पर, अब बताइए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है इसका स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इसका होगा। तो इसके काइनेटिक एनर्जी में इसके काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितना वर्क डन हुआ जब हमने फोर्स लगाया। मीन्स आप यहाँ पर वर्क डन का अगर बात करेंगे तो वर्क डन इक्वल टू इस वाले कंडीशन में, क्या, तो इस वाले कंडीशन में वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये जो दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को दिखा रहा है। तो इस वाले एक्सप्रेशन को आप यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो हमारे डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, इन जो भी चीज़ मैंने आज बताया है उसको याद रखना है और अपने सेहत पर ध्यान देना है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।